Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is part 2 for the 3 marks. जिसके पहले मैंने आपको जो वीडियो दिया था उसमें 3 मार्क्स के मैंने कुछ 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन 12th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर है उसका मैं 3 मार्क्स के प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ. उसके पहले के वीडियो में 3 डिस्कस किए थे. अभी 4th नंबर का मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ. आशा है इसके पहले कि आपको समझ में आ गए होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं. 4th प्रॉब्लम में हम पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं. द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन dissolved in water is 4.34 10⁴ atm at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm, calculate the solubility of oxygen in water at 25 degree Celsius. पहले जो क्वेश्चन पूरा दिया है उसको हम गिवन करके हेडिंग करके उसमें वो सभी चीज़ें हम लिख लेंगे. यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है. हमारा एक गैस है ऑक्सीजन जो वाटर में डिज़ोल्व है. मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सोल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया. तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर का जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH वो दिया है 4.34 10⁴ atm. उसके बाद उसका पार्शियल प्रेशर जो दिया है, जो गैस ऑक्सीजन हमारा डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, उसका पार्शियल प्रेशर दिया है PO2 0.2 atm. और हमें कितना ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी निकालनी है. क्या निकालनी है? कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 25. मतलब रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन की कितनी सोल्युबिलिटी है हमें कैलकुलेट करना है. तो दो चीज़ें दी है, एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन. तो हमारे पास हेनरीज लॉ है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सोल्यूट इज इक्वल टू KH इंटू आपका दिया है XO2, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है. उसके बाद हमारे पास X मोल फ्रैक्शन दिया है ऑक्सीजन का X, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ये दो चीज़ें हमारे पास हैं. उसमें से हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है 0.2. उसके बाद हमारा आता है KH फैक्टर दिया है. अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे O2 का. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे XO2 वहाँ पे रह दिया है, ये चीज़ें इधर जाके डिवाइड हो जाएगी. तो 0.2 इंटू डिवाइडेड 4.34 10⁴. और आगे देख लीजिए क्या किया है हमने. 2 इसको मैंने थोड़ा सा ए कर दिया, 20 कर दिया. थोड़ा इसका रीज़न है, आगे एक 0 बढ़ाऊंगी तो 1 2 फ्रैक्शन आगे आ जाएगा. 20.0 मतलब 10⁻² कर दिया. और नीचे है 4.34 इंटू 10⁴. ए ऊपर आ जाएगा तो 10⁻6 और ऊपर हो जाएगा 20 डिवाइडेड 4.34. हमें जो है 4.34 उसका डिवाइडेड 100 है. ऊपर जाके आपका हो जाएगा 20 और ऊपर जाके हो जाएगा 100 मीन्स 2000 हो जाएगा डिवाइडेड 434. इसको आप रिड्यूस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 1000 आएगा और नीचे आएगा 217. इन दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हो गया. अब इसका हम जो है डिवीज़न यहाँ पे मैंने दिखाया है 1000 डिवाइडेड 270. और इस हिसाब से यहाँ पे डिवीज़न जो पूरा है 4.6048 इतना डिवीज़न आया है. और ए डिवीज़न यहाँ पे हम लिखेंगे 4.60 10⁻6. तो ए आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन, दैट इज XO2 आया. हमें तो सोल्युबिलिटी निकालनी है. मोल फ्रैक्शन तो हमें मिल गया. तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट. जस्ट सी हियर, मोल फ्रैक्शन XO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट. हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर वेरी वेरी हाई, क्योंकि पानी ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है सोल्यूट कम है. तो इन दोनों का समेशन में हम सिर्फ ऑक्सीजन वाटर ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत कम
राइट। जैसे समुंदर में से आप एक बूंद निकालो, जैसे तो कुछ भी नहीं होता, तो एक समुंदर के पूरे समुंदर के अंदर थोड़ा सा बूंद मतलब थोड़े से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, कुछ भी नहीं है। इसलिए इन दोनों सम के बराबर हमने लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दैट इज नियर टू ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर वेरी वेरी लार्ज दैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन उसमें प्लस होगा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटा डिनोमिनेटर में हम जितना होल नंबर ला सके उतना अच्छा है। तो इन दोनों के बदले में सिर्फ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिखेंगे। तो ठीक है भाई, एक्स मोल फ्रैक्शन हमें मिला है, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया 4.608 10⁻⁶। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास इन ग्राम। हमारा वाटर जो दिया है वो 1 लीटर होगा, तो दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास वाटर 18 है। तो इस तरह से ए वाला इधर है और ये चीज़ इधर चली जाएगी। तो देख लीजिए दैट इज 4.608 10⁻⁶, 1000 ऊपर और नीचे 18। अब इन सभी चीज़ों को हम कर लेते हैं। 1000 मीन्स 10⁻⁻3, तो -6 में से +3 गया तो -3, लेकिन मैंने क्या किया, -3 के बदले में -4 लिखा, मतलब इस 4.6 को मैंने एक डेसिमल राइट साइड ले लिया, तो 46.08 कर दिया, क्योंकि इन दोनों का 10⁻³ आ रहा था, तो एक डेसिमल इधर आने के कारण ये 10⁻⁴ हो गया। बस 46.08 डिवाइडेड 18। इसका डिवीज़न भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको डिवीज़न तो आ ही जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। दैट इज 46.08 डिवाइडेड 2.56। तो इसको हम सिंप्लीफाई क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं, 2 है और ये 46 है। तो यहाँ पे इतना 46.08 डिवाइडेड 18 है, नॉट दिस आंसर 18 है। ठीक है, तो 18 है, तो 18 के टेबल में आप देख ले इसके नंबर नियर बाय कौन आ रहा है। 18 3 जार 54 आता है, तो 18 2 जार हमारा 36, तो 36 लीजिए, तो देख लीजिए 10 और ऊपर से आएगा 08। अब पॉइंट है, डेसिमल दिया है, तो यहाँ पे भी पॉइंट दे दीजिए, मतलब 100 है, तो हमें पता है 18 5 जार 18 5 जार हमारा आता है लगभग इस हिसाब से 90, तो यहाँ पे 90 लिख लीजिए, मतलब हमारा आएगा लगभग 108, बराबर है। तो इसके बाद आता है 108, हमें पता ही है, दैट इज 18 6 जार 108। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2.56 10⁻⁻ मोल पर लीटर। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन आए, बराबर है। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें यहाँ पे दिखना है कि व्हाट यू हैव टू जस्ट सी दैट कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 1 लीटर पानी है उसमें लगभग हमारा ऑक्सीजन कितने मोल है, 2.56 10⁻⁴ मोल पर लीटर। मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स आए, मतलब इसकी इतनी सोल्युबिलिटी कि 1 लीटर पानी में इतनी इस ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी है, बराबर है। तो आशा करती हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेते हैं। दैट वन इज़ द थोड़े से क्वेश्चन आंसर से जो 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। State the Henry's law and explain why the tanks used by scuba divers filled with air diluted with helium and आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट देना है हेनरीज लॉ का, वो पूरा लॉ लिखना है हमें स्टेटमेंट में। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं, जो डीप समुंदर के अंदर हमें डाइविंग करते हैं, वो स्कूबा डाइवर्स जिनके पीठ के ऊपर टैंक होते हैं ऑक्सीजन गैस के, बराबर है, और नीचे डीप समुंदर के अंदर जाके वो डाइविंग करते हैं, वो दैट आर द स्कूबा डाइवर्स।
तो उनके पीठ के ऊपर जो टैंक होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है, मतलब एयर भरी होती है, उसके अंदर हेलियम होता है लगभग, देख लीजिए 11.7 हेलियम है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस भी होता है 56.2 इतना, और ऑक्सीजन होता है 32.1। मतलब आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ब्रीथिंग के लिए, वो 32.1 है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा हेलियम और नाइट्रोजन भी भरा होता है। तो ये दो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, पहले हेनरीज लॉ, फिर बाद में क्यों स्कूबा डाइवर के टैंक के अंदर ऑक्सीजन के अलावा हेलियम और नाइट्रोजन भी भरा होता है। तो चलो भाई पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है देख लीजिए। पहला, अज्यूम दैट ऑक्सीजन जैसे आर्गॉन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। दूसरा एक क्वेश्चन ये दिया है, उसके बाद दूसरा और एक क्वेश्चन है कि आर्गॉन जो होता है, आर्गॉन जो इनर्ट गैस है, वो एक पार्शियल प्रेशर 6 बार का एक्सर्ट कर रहा है, तो कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ द आर्गॉन गैस इन वाटर। मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। पहला जो है स्टेटमेंट और उसके बाद रीजन, ये पहला एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हो गया। दूसरा दिया है एक छोटा सा प्रॉब्लम, उसमें सोल्युबिलिटी निकालनी है आपको, और वो भी आपका लगभग आएगा कितने मार्क्स के लिए, लगभग 1 मार्क्स के लिए। मतलब 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। हमें पहले क्वेश्चन को समझ के उस हिसाब से हमें लिखना है। पहले ए वाला पार्ट हम देख लेते हैं, क्या है हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution। तो देख लीजिए क्या स्टेटमेंट है, व्हाट इज द हेनरीज लॉ स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल है हेनरीज लॉ स्टेटमेंट का कि भाई जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, मतलब अगर आपका पास एक सॉल्यूशन है और उसमें से जो अंदर डिजॉल्व गैस है वो ऊपर जाके जैसे उसका वेपर फेज में आता है और उसकी जो ऊपर वेपर्स बनती है, उस वेपर्स की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर आता है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वेपर फेज में वो किसको प्रोपोर्शनल है, कितना मोल फ्रैक्शन गैस का है उस सॉल्यूशन के अंदर। नेचुरली कितना गैस है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर उसका पार्शियल प्रेशर डिपेंड है। दिस इज हेनरीज लॉ। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अब दूसरा दिया है कि क्यों स्कूबा डाइवर्स जो टैंक लेते हैं ब्रीथिंग का, उसमें ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और हीलियम गैस भी भरा होता है, और नाइट्रोजन तो लगभग आप देख लो 56% है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न है जैसे समुंदर के अंदर डीप अंडर वाटर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। द प्रेशर अंडर वाटर इज़ वेरी हाई एंड सो द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड इंक्रीजेस। आपको पता है जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, राइट। सोल्युबिलिटी बढ़ गई तो आपका प्रेशर बढ़ गया तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो जैसे अंडर वाटर जाते हैं तो नेचुरली वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उनके बॉडी के अंदर का जो मतलब ब्लड है उसके अंदर उस गैसेस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, राइट। जिससे वो ब्रीथिंग कर रहे हैं उस गैस का सोल्युबिलिटी उसके ब्लड में भी बढ़ जाता है। और जब डाइवर्स उनका डाइविंग करके ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं अपनी बोट के ऊपर, शिप के ऊपर जब ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है और दैट कॉजेज बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। तो नेचुरली वो नीचे टैंक लेके ब्रीथिंग कर रहे हैं, डीप अंडर वाटर गए और प्रेशर जैसे नीचे बहुत बढ़ गया है तो नेचुरली वो गैसेस की सोल्युबिलिटी भी ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब जिस ऑक्सीजन टैंक से वो ब्रीथिंग कर रहे हैं उनकी सोल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनको ऑक्सीजन मिल रहा है और वो जिंदा भी है। और वो जब डाइविंग करके ऊपर आ जाते हैं, समुंदर के ऊपर शिप पे आ जाते हैं, तब सडनली प्रेशर जैसे ऊपर आएगा तो नेचुरली पानी के ऊपर आ गए तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो गैस हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल थे ज़्यादा मात्रा में, जो टैंक में ब्रीथिंग
जो टैंक ले गए थे उसके जो गैसेस थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वो सब हमारे ब्लड में, उनके स्कूबा डाइवर के ब्लड में डिजॉल्व थे। और वो जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो नेचुरली उनकी सोलिबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। तो वो जो वापस मतलब वो गैसेस ब्लड में से बाहर निकलने लगे, तब जो बबल्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो इससे निकलते हैं जब ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व तो नाइट्रोजन ही है, तो नेचुरली जब वो नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है ब्लड में से, तो उसकी वजह से ब्लड में बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये बबल्स हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, उस स्कूबा डाइवर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो उस बबल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए, to avoid this situation, maintaining same partial pressure of nitrogen under water, the dilution is done with nitrogen and oxygen. तो देखो भाई, अब यहाँ पे जो वो टैंक लेके जा रहे हैं, अगर सिर्फ ऑक्सीजन का लेके जाएंगे तो क्या होगा? मोस्टली आप देखो तो ज़्यादातर जब वो नीचे अंडर वाटर जाते हैं तो हमने देखा प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो सभी जो गैस ऑक्सीजन टैंक लेके गया उसका सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ेगा। तो जब वो समुंदर के ऊपर आ जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। अब वो जो डिजॉल्व गैस था हमारे ब्लड के अंदर, वो भी निकल के उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। और वो जब बाहर निकलते हैं तो बबल्स फॉर्म में निकलेंगे, नेचुरली बबल्स फॉर्म में निकलेंगे। तो ये बबल्स हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन उस स्कूबा डाइवर के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए उस ऑक्सीजन टैंक में नाइट्रोजन और हीलियम भी डिज़ोल्व किया जाता है। क्यों? मेंटेनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का अंडर वाटर्स, मेंटेनिंग द सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अंडर वाटर, और डाइल्यूशन हम उसका करते हैं विद द हीलियम। तो भाई जो अंडर वाटर उसका पार्शियल प्रेशर था, तो ऊपर हीलियम तो इनर्ट गैस है, राइट? तो वो पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसके साथ हीलियम गैस भी डिज़ोल्व किया जाता है, उसका डाइल्यूशन किया, जिससे पार्शियल प्रेशर जो नाइट्रोजन का है अंडर वाटर और ऊपर भी क्या हो, सेम रहे। नहीं तो फिर वो बबल्स जब बाहर निकलते हैं तो उस बबल्स की वजह से उस स्कूबा डाइवर को कंडीशन ख़राब हो सकती है, उसको अलग तरह का एक लेवल में ले जा सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसके साथ हीलियम गैस का डिज़ोल्व किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस का अंडर वाटर भी और वाटर के बाहर भी पार्शियल प्रेशर मेंटेन रहता है, जिससे स्कूबा डाइवर को कोई खतरा नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको ये गिव रीज़न समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है दूसरा वाला दिया जो प्रॉब्लम है बी पार्ट में, वो बी प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या दिया है उन्होंने कि भाई आर्गॉन नाम का जो एक गैस है, आर्गॉन AR इनर्ट गैस है, ये एक 6 बार करके पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बराबर है। इस गैस ने 6 बार जितना प्रेशर एग्जर्ट किया है, तो उसकी हमें इस आर्गॉन गैस की वाटर में कितनी सोलिबिलिटी है वो निकालनी है। उसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम में देख लीजिए प्रॉब्लम में दिया भी है, KH फैक्टर भी दे दिया है उन्होंने, लगभग KH दिया है उन्होंने 40 किलो बार दे दिया है, KH दिया है उन्होंने, दैट इज़ 40 किलो बार दिया है। तो चलो भाई जो जो चीज़ें दी है उसको लिख लेते हैं। पहले हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू हेनरीज लॉ के हिसाब से दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इनटू हेनरीज कांस्टेंट। तो चलो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है आर्गॉन का, तो जो पार्शियल प्रेशर दिया है और KH फैक्टर दिया है। पार्शियल प्रेशर हमारा 6 बार है, KH फैक्टर किलो बार में दिया है, इसलिए किलो बार का बार में करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 बाय दिस वन लगभग आपका आ जाता है 1.5 10⁻⁻⁴। ये हमारा मोल फ्रैक्शन आया, बराबर है। तो भाई मोल फ्रैक्शन आ गया, तो इस तरह से इतना मोल आएगा आर्गॉन का, किसमें, वाटर में। कितना है, लगभग 1.5 10⁻⁴ इतना आर्गॉन डिज़ोल्व होता है हमारे पानी के अंदर। दिस इज द सोलिबिलिटी ऑफ आर्गॉन इन वाटर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट वन इज द क्वेश्चन 6 नंबर का। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। What are the values of the delta H, delta V for positive deviations from ideality? Give one example.
दूसरा क्वेश्चन दिया है, कैन वी सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन एंड व्हाई डू वी कॉल इट अ मिक्सचर। और तीसरा क्वेश्चन है, गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे वैल्यूज पूछी है उन्होंने, डेल्टा H राइट, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, किसके लिए, दैट इज़ द पॉजिटिव डेविएशन के लिए। आइडियलिटी से उनका क्या वैल्यू आएगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन 2 डेविएशन है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं और उसको हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं, और 2 एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के हमें देने। तो चलो भाई, पहला वाला जो है क्या है देख लीजिए। जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आता है, हमेशा याद रखिए, ये चीज़ हमने देखी है। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल में इथेनॉल और वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन आपको दिखाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, उसमें एक एग्जाम्पल भी देना है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन, एंड देयर चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये दोनों पॉजिटिव आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें देख लो बी पार्ट। बी पार्ट आपको दिया है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं या उसको मिक्सचर क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो हम नहीं सेपरेट कर सकते बाय सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता ही है राइट। डिस्टिलेशन प्रोसेस में आपके जो भी मिक्सचर होता है उसको बॉईल किया जाता है राइट, और आपको पता है उसमें से अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो वहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं। लेकिन हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी ही है कि दे बॉयल टुगेदर, दे आर कॉल्ड मिक्सचर बिकॉज इट कॉम्पोजिशन कैन वेरी विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब आप देखो वो दोनों ही बॉयल होते हैं टुगेदर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का यही प्रॉपर्टी दिया है राइट। जैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमने देखा कि भाई एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भाई हम सिंपल जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम जो भी चीज़ लेते हैं उस डिस्टिलेशन प्रोसेस में दोनों जो भी मिक्सचर होता है लिक्विड्स को, उस मिक्सचर को लेके क्या करते हैं, उनको बॉयल मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर्स फॉर्म में निकल जाता है, उसके बाद में जो बचता है वो दूसरा मिक्सचर होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम सॉल्यूशन, दैट मीन्स फ्रॉम वाटर टू सॉल्वेंट, वाटर टू वेपर्स, और वो उस हिसाब से निकल के आता है। अब एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो दीज आर द एजियोट्रॉप्स आर द लिक्विड मिक्सचर्स which distills or without change in composition are called, that are the एजियोट्रॉप्स। क्या होता है एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जैसे इथेनॉल और वाटर दिया है सपोज यहाँ पे राइट, या फिर आप कोई भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे उन्होंने उसमें भी बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, वो भी हमें पता ही है, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एक ऐसे लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो डिस्टिल निकलते विदाउट चेंजिंग इन कॉम्पोजिशंस आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब जब ये डिस्टिलेशन होता है उनका, जब ये सेपरेट होते हैं तो उनके कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता, उनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और हम उनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं राइट। तो आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ऐसे मिक्सचर जो बॉयल होते हैं विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन राइट, उसमें कोई कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता और वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। तो हम उनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों एक ही साथ बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि हमें देखा उनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता जब वो बॉयल होते हैं। तो बिकॉज दे बॉयल टुगेदर, दोनों बॉयल करेंगे, तो फिर हम कैसे सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन में तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, जिसका कम होता है वो पहले डिस्टिल हो जाता है वेपर्स फॉर्म में और वो निकल जाता है, और जो बचता है वो दूसरा वाला होता है।
बराबर है। उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है, तभी हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कॉम्पोजिशन चेंज ही नहीं होता है, दोनों कांस्टेंट दिखाते हैं बिकॉज दे बोथ बॉयल टुगेदर। और उनको मिक्सचर इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कॉम्पोजिशन कैन वेरी विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। नेचुरली भाई उनको मिक्सचर इसलिए बोलेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपका चेंज होता है तो उस हिसाब से उनका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। मीन्स देयर कॉम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, इसीलिए उनको मिक्सचर बोला जाता है। अब हमें आइडियल गैस के 2 एग्जाम्पल दिखाने हैं। आइडियल गैस आपको पता ही है किसको आइडियल गैस बोला जाता है। ऐसे आइडियल सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे, आपको पता ही है दैट आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, दीज आर द सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन आपका जो होता है मोस्टली आपका यहाँ पे दिखा है रॉल्ड्स लॉ फॉलो करता है, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशंस के बेंजीन एंड टोल्यूलिन, दूसरा है हेक्सेन एंड हेफ्टेन। ये दोनों आपके आइडियल सॉल्यूशंस है। क्या है? दीज आर द आइडियल सॉल्यूशंस, तो उनको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिया है उन्होंने, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है। तो ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। पहले हमें दिखाना था कि भाई क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू, और उसके एग्जाम्पल देने थे। और दूसरा था उनका कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्या रीज़न है? क्योंकि वो दोनों बॉयल टुगेदर होते हैं और उनको मिक्सचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल प्रेशर हम चेंज करें तो उनका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, तो मिक्सचर उसी को बोला जाता है। बराबर है। और उसके 2 एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशंस के बेंजीन एंड टोल्यूलिन और दूसरा हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो चलो भाई अब नेक्स्ट जो है 7th नंबर का जो एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.536 mm mercury. Calculate vapor pressure of aqueous solution when 20 gram of glucose is dissolved in 500 gram of water. चलो भाई क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देख लो। आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया है पानी का, वो लगभग 17 पॉइंट वाटर का दिया है 293 केल्विन। 293 केल्विन मतलब लगभग आप समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ही एक तरह से। 17.536 mm मर्क्यूरी दिया है। हमें एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। एक्वस सॉल्यूशन किससे बनेगा? 20 ग्राम जब ग्लूकोज यहाँ पे सोल्यूट है, जो 20 ग्राम दिया है सोल्यूट है, कौन है? ग्लूकोज। वो डिज़ोल्व करेंगे कितने पानी में? 500 mm ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर। चलो जो जो चीज़ें दी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है इसलिए P0 A लेंगे। PA बिकॉज हमें वेपर प्रेशर निकालना है किसका? एक्वस सॉल्यूशन का, तो PA0 सॉल्वेंट का, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, राइट। उसके बाद हमें दिया है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, WB 20 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज़ 180 ग्राम पर मोल। अब दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, WA 500, और मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास यही, इस हिसाब से देख लो व्हाट वी हैव। अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए हमारे पास है वेरी सिंपल। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व इट, वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आया बाय लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आपको देखो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला हमने देखी थी ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, उसमें से है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब पूरा सॉल्वेंट होता है और उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें सोल्यूट डाला जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, आपको पता ही है। तो दिस इज़ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और PA0 माइनस PA अपॉन PA0A वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट।
राइट। दिस इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स लॉ, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमारा ए है, राइट। तो दिस वन, तो दिस इज रॉल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए ए वाला एक्सप्रेशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स के लिए लिख लो, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो देख लो भाई, WB/MB और ये दोनों चीज़ें, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ज़्यादा है। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं देख लीजिए, ए वाला। इन दोनों के बदले में सिर्फ ए ले लिया, WA/MB, because it is very very high as compared to these are the number of moles of solvent very high as compared to number of moles of solute. तो this one is equal to this। चलो इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। WB की 20 दी है यहाँ पे, 20 मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180, 580। तो चलो PA0 माइनस, इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, PA0/PA0A माइनस PA अपॉन PA0A। तो इसको उल्टा कर देंगे तो A 1/250 आएगा। ये कट किया है हमने, देख लीजिए 10, ये 0 कट, 1, 2/1 20, दिस 1/25। तो देख लीजिए दिस इज 1 माइनस PA, और ये PA0 दिया है हमारा 17 पॉइंट दिस वन। अब क्या करेंगे, इस 1 इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो 1 - 1/250 PA अपॉन 17 पॉइंट दिस। तो चलो इसको इधर लेके जाओ और इधर क्रॉस में करो, 250 - 1 दैट इज़ 249 डिवाइडेड 250। ऐसे दोनों क्रॉस में किया, 250 - 1 249 डिवाइडेड 250, और इसको इधर लेके आए, तो ये दोनों चीज़ें ले ली। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम कर लेते हैं दिस वन, 249 डिवाइडेड 250, तो लगभग 0.996 आता है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.536 से, तो लगभग आंसर हमारा इतना mm आता है। ए मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको आ ही गएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैल्सी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है हमें। तो डायरेक्ट 17536 मल्टीप्लाई 996, ये तीनों आपको देख लो, ऊपर 5 डेसिमल नीचे 3 डेसिमल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमें इसका ये देना है। तो दिस इज़ द वेपर प्रेशर, यू कैन से दैट, ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर आपका जो 7 है वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से मैंने आपको जितना है सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू अगेन सिंप्लीफाई इन अ वेरी सिंपल वे। अब नेक्स्ट आता है 8 नंबर का, सम इथिलीन ग्लाइकॉल is added to your car's cooling system along with 5 kg of water if the freezing point of water glycol solution is -15 degrees Celsius. What is the boiling point of the solution? पहले क्वेश्चन को समझ लो कि भाई मेरी कार है, उस कार के अंदर आप देख लो, जो आपको पता ही है बहुत बार कार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इंजन, तो उसका आगे का जैसे खोलते हैं और उसको निकालने के बाद उसके अंदर हम जो है इथिलीन ग्लाइकॉल उसमें अंदर डालते। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई पानी के साथ 5 kg पानी लिया और उसके साथ थोड़ा सा हमने इथिलीन ग्लाइकॉल लिया और उस कूलिंग सिस्टम में कार की उसमें डाला इथिलीन ग्लाइकॉल। उसका फार्मूला भी दिया है CH2OH CH2OH 1,2 आपको पता है इथेन 1,2 डायल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, राइट। 1,2 इथेन 1,2 डायल इसका IUPAC नेम है, और उसका कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल है, जो हमारे पानी के साथ 5 kg पानी के साथ मिक्स करके कूलिंग सिस्टम में डाला। अगर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकॉल सोल्यूशन, पानी प्लस ग्लाइकॉल सोल्यूशन का -15 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। KB और KF दोनों चीज़ें दी है। चलो जो जो चीज़ें दी है उसको समझ लो, पहले लिख लो। हमें दिया है
देख लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट वन, आपको पता ही है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर वाटर प्लस ग्लाइकॉल सॉल्यूशन इसका दिया है -15 डिग्री से, बराबर है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है सॉल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका आता है 373 केल्विन, बराबर है। तो चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, आपको पता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास है 0 डिग्री और -15, दैट इज हमारा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास दूसरा फार्मूला भी है KF इंटू M, तो ये 15 है, KF की वैल्यू दी है 1.86, ठीक है, इंटू M मोलैलिटी निकालनी है। ये हो गया हमारा पहला, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा आता है हमारा डेल्टा TB। दो सोल्यूशन हो गए, डेल्टा TB के लिए देख लीजिए कैसा होगा, KB इंटू M, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB की वैल्यू दी है, M हमें पता नहीं। तो देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, देख लो इक्वेशन 2 एंड 4, तो मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रही हूँ बाय 4, बराबर है। देख लीजिए ये 2 नंबर का है और ये 4 नंबर का है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो देख लो ये सिंप्लिसिटी के लिए 15 डिवाइडेड डेल्टा TB, दिस 1.86 मल्टीप्लाई M बाय 0.52 इंटू M कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। 15 बाय डेल्टा TB इज इक्वल टू हमारा आता है 1.86, देख लीजिए डिवाइडेड 0.52, तो डेल्टा TB इधर लेके आओ और ये चीज़ इधर लेके आओ, तो देख लो क्या होगा, डेल्टा TB उसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, उसको इन्वर्स कर दो, डेल्टा TB ऊपर 15 नीचे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 0.52 डिवाइडेड 1.86 और ये 15 आपका इधर आ जाएगा। तो चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, डेल्टा TB बराबर आप देख लो, उसको सिंप्लीफाई यहाँ पे बहुत आसानी से कर दिया है। आप देख लो ए भी 0.52 है और ए भी 1.86 है, दोनों का डेसिमल सेम है, तो कैंसिल कर देते हैं। 52 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड 186, राइट, तो दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 मल्टीप्लाई 52 वो लग आता है आपका, देख लीजिए 780 आता है, मतलब 15 मल्टीप्लाई 52 और 186, इसको रिड्यूस कर दो, तो लगभग आपने रिड्यूस किया 2 से डिवाइड करके, तो लगभग 390 और उसको और रिड्यूस किया 13031, और इन दोनों का हमने डिवीज़न किया तो लगभग आता है 4.19 केल्विन। तो ये डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। तो चलो भाई डेल्टा, आपको पता है डेल्टा TB बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो देख लो आपको सॉल्यूशन का निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको इधर लेके आएंगे, डेल्टा TB प्लस TB0, तो 4.19 प्लस 373 लगभग आता है 377.19 केल्विन, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए दिस इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमें ए निकालना है, तो ए चीज़ इधर आ जाएगी प्लस, ए चीज़ अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की, TB0 हमारे पास दिया ही है, इन दोनों का प्लस किया, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल से बना है। आशा करती हूँ आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11, 12 और एक है 13, जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू maximum students, and thank you for your supports because I just came to 10,000 सब्सक्राइबर एंड आशा करती हूँ ऐसा ही सपोर्ट आगे के वीडियोस को भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।